मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिके हुए हो। यदि तुम प्रतिनिधि रहे तो हमारी बिरादरी को और बदतर हालत में लेकर जाओगे। और ये जो तुम्हारे पक्ष में नारे लगा रहे हैं ना, इन्हें पता हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम विचारों से नहीं, हथियारों से खत्म होगे। मैं इस बार फंसना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगा। मैं विश्वास राव का समर्थन करता हूँ। विश्वास राव हमारा नेता है और हम इनका सम्मान करते हैं। भीम को मिले हैं 37 मत और विश्वास राव को मिले हैं पूरे 77 मत। भीम, मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस कर बेटा, बस। भीम 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 मत रो। भीम भीम क्यों रो रहा है? भीम मत रो। भीम भीम शांत हो जा। भीम बेटा, किसी भी व्यक्ति को हार स्वीकारने का भी हुनर आना चाहिए। अगर तुम हारे हो तो ये हार तुम्हें स्वीकारनी चाहिए। ऐसे रोने से क्या होगा? भीम मत रो। भीम नहीं रोते। भीम चुप हो जा। भीम बेटा, मुझे लगता है कि ये कॉपी है। मेरा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये कॉपी है। मुझे भी लगता है ये कॉपी है। हाँ, मुझे भी लगता है कि कॉपी है। हाँ बाबा, मुझे भी लगता है कि ये कॉपी है। भीम बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है? बताओ, क्या लगता है तुम्हें? पापा, ये कॉपी नहीं है, ये किताब है। लेकिन चुनाव के सिद्धांत पर यह साबित हो गया है कि ये कॉपी है, क्योंकि 6 लोगों में से 5 लोगों के मत कॉपी को मिले। फिर भी ये किताब किताब ही रहेगी। भीम बेटा, चुनाव परिणाम परिस्थिति से उत्पन्न एक सामूहिक प्रतिक्रिया होती है। कई बार उस प्रतिक्रिया में
पसंद नापसंद के आधार बदल जाते हैं। हर बार उचित या सही पसंद हो ये जरूरी नहीं। कई बार प्रतिक्रिया का स्वरूप। इंसान कभी कभी गलत चीज पसंद कर देता है। देखो बेटा, जीवन में चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन व्यक्ति में जो गुण होता है, जो चमक होती है, जो उसके दिल में सच्चाई होती है, वो बदलनी नहीं चाहिए। और फिर चुनाव वाले उम्मीदवारों के जितना समझदार हो ये भी जरूरी नहीं। इसलिए दुखी होने का एक भी कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बाबा, विश्वास राव एक प्रतिनिधि के रूप में कैसा काम करेगा और कितना ही। देखो बेटा, हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे कि विश्वास राव क्या करेगा, क्या नहीं करेगा और कल को उसका अंत क्या होगा। ये सब बातें विश्वास राव से जीत से जुड़ी बातें हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारे हार की बात कर रहा हूं। देखो बेटा, जैसे जीत को सर पर चढ़ने देना नहीं चाहिए, वैसे ही हार को खुद पर हावी होने देना नहीं चाहिए। मेरा आज खीर बनाओ, हम भीम के हार का स्वागत खीर खाकर मनाएंगे। इस खुशी के लिए कि हर हार के बाद इंसान और बेहतर, मजबूत और लड़ाकू बन जाता है। मेरा, तुम खीर की तैयारी करो, मैं सामान लेकर आता हूं। हाँ। गोपाल, मैं दूध चावल गुड़ लेकर आता हूँ। विश्वास राव की जीत का जश्न खीर खाकर मनाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अरे बाला भैया, कल ही तो खीर बनाकर खाई थी, अब क्या रोज रोज खीर ही बनाकर खाएंगे? और वैसे भी आपके और हमारे संबंध चाहे जैसे हो, रसोई तक ना हो तो अच्छा है। वो दरअसल गोपाल और विश्वास राव दोनों बचपन से ऐसे ही हैं। जब इनकी आई जिंदा थी ना, तब भी घर के रसोई में कोई और आ जाता था ना तो इन्हें अच्छा नहीं लगता था। बस इसीलिए। हाँ बाला भैया, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये साथ खाने वाने का नहीं रखते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। विश्वास राव, चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गए होगे। ठीक है, हाँ बाबा, चलो। चलिए बाला भैया, कल मिलते हैं। बाला, पंचायत ने चाहे जो भी फैसला किया हो, लेकिन मूर्ति चुराकर तुमने गलत काम किया था और चोरी करना पाप है। लेकिन पापा, मैं जो कह रहा हूं वो सुन। चोरी करना पाप है। मैं जानता हूं मेरी बातों से तुम्हें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब जब मेरे बच्चे गलत रास्ते पर चले तो मैं उनको टोकूं, रोकूं। और तुमने गलत काम किया है, बाकी सबका पता नहीं, लेकिन मूर्ति चुराकर तुमने गलत काम किया। बाबा, खीर।
भीम ले। बाला भैया, खीर। नहीं, मुझे खीर नहीं खानी है। क्यों? क्यों नहीं खानी है? क्योंकि यहाँ भीम की हार का जश्न मनाया जा रहा है। क्या ये अजीब बात नहीं है? घर का एक बेटा जिस खेमे में था वो खेमा जीता, लेकिन उसकी जीत के कोई मायने नहीं है। और दूसरा बेटा हारा है तो उसकी हार का जश्न मनाया जा रहा है। अगर आई आज यहाँ पर होती ना तो ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ पर आज हो रहा है। मैं जानता हूं मेरी बात को कोई भी यहाँ पर गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं ना वो एक गंभीर बात है और मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाला भैया, अब थोड़ी तो परिपक्वता दिखाइए। चाहे हम एक दूसरे के जितने बड़े विरोधी हों, लेकिन भाई हैं। अगर आप ज्यादा नहीं सोचेंगे तो इस कटोरी की खीर सिर्फ खीर ही दिखेगी। भाई नहीं है तो क्या हुआ, आपका छोटा भाई तो है ना। आप बैठिए और खाइए, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आप सोचिए मत और बैठिए। बाला, ये बात तुम्हें समझा नहीं पाया कि इंसान की ईमानदारी तय करती है कि उसकी जीत का जश्न मनाया जाए या उसकी हार पर शोक। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हमारी हत्या करने आए थे, लेकिन मारे गए ये निर्दोष बेचारे। धन्यवाद पुरंजन काका, जो आपने हमें मारने की कोशिश की, परंतु हम आपको जेल नहीं भेजेंगे। स्वागत है तुम्हारा विश्वास राव। हम सब मिलकर इस पंचायत में तुम्हारा स्वागत करते हैं, छोटी जाति के प्रतिनिधि के रूप में। अब हम सब मिलकर कुछ नियम, कुछ कायदे बनाएंगे
कि हम सब इस समाज में कैसे रहे जिससे दोनों जाति के लोगों का जीवन आसान हो। अवश्य महाराज। भीमराव और रामजी सकपाल नहीं आए? नहीं आएगा सेठ जी। मैं तो पहले से कह रहा था कि भीमराव और उसका बाप राम जी दोनों विरोधी किस्म के इंसान हैं। वो सिर्फ अपने मन की चलाना चाहते हैं। चले काका, हमारे कैसे होने और कैसे ना होने की व्याख्या करने में अब अपनी ऊर्जा क्यों खर्च कर रहे हैं? हम दोनों बाप बेटे यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन बेटे ने कहा कि हमारे जात के बारे में बात हो रही है, तो सोचा चलो देखते हैं कि क्या बात हो रही है। अच्छा किया कि तुम आ गए। फिलहाल 3 बिंदुओं पर यहां चर्चा करनी है और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ध्यान से सुन ले सभी। पहला बिंदु ये है कि छोटी जात का कोई भी व्यक्ति राह चलते समय अगर ऊंची जात के लोगों के सामने आ जाए, या तो वो रास्ता बदल ले या राह छोड़कर सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। क्यों? हम इंसान नहीं हैं? ये नहीं हो सकता। भीमराव, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो जो प्रतिनिधि बना है उसका थोड़ा सम्मान करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं पुरंजन काका? काका दिल से कह रहे हैं। और उन पर तुम संबंधों का दबाव मत डालो भीमराव। अब क्या कोई संबंध हमें और तुम्हें दबाएगा? हम तो पहले से ही इतना दबे हुए हैं, अब कितना दबेंगे? और राम जी, यदि ये विचारों की लड़ाई लड़ोगे ना तो इतना समझ लो कि विचार को मानने के लिए भी संख्या और शक्ति की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। पुरंजन काका, आप ये धन्यवाद पुरंजन काका, जो आपने हमें मारने की कोशिश की, परंतु हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। लेकिन आपके जाति के लोग तो हमें देखकर जबरन हमसे उलझ जाते हैं, उसका क्या? अगर ऐसा होता है तो छोटी जात का आदमी स्वयं ही लाठी डंडा न उठा ले, हमारे पास आए, हमारे साथ शिकायत करे, हम उस बड़ी जात के व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाएंगे और उसे शुद्धिकरण की कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिर ठीक है, आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। क्यों भाइयों? और दूसरा बिंदु, तुम्हारी जात के लोग वही कार्य करेंगे जो सदियों से आज तक करते आए हैं। क्योंकि हमारी जात के लोगों को इससे आपत्ति है। आजकल तुम्हारी जात के लोग अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर कुछ और ही करने लगे हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना बिगड़ रही है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। आपने सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ अपने हित की चिंता के आधार पर बनाया है। उसमें हमारे लिए सिर्फ नर्क के अलावा और कुछ नहीं है, और हम ये नहीं मान सकते।